मुझे कैसे पता चलेगा स्टार्ट हो गया? हाँ, ओके। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग कैसे हैं? कल हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 19 का एक का जिसमें बात हुई थी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे। अब हम ये बात करेंगे प्रेस की स्वतंत्रता। हमेशा ध्यान दें इस बात को, हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वह 19 के 1 की क में है। और ध्यान देना, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही पार्ट है। इसका अलग से संविधान में प्रावधान नहीं किया गया। आखिर अलग से संविधान में प्रावधान क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यदि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान अलग से किया जाता तो दोनों की स्वतंत्रता में अंतर आ जाता। हमेशा ध्यान दो, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो 19 के 1 के क का एक पार्ट है। इसका अर्थ ये है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है वह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रूप है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि संविधान में अलग से प्रावधान क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि अलग से प्रावधान किया जाता तो स्वतंत्रता के अर्थ में अंतर आ जाता। इसका अर्थ ये कि अलग से प्रावधान किया जाता तो इस बात की संभावना बनी रहती कि प्रेस की स्वतंत्रता पर, हमेशा ध्यान दो, प्रेस विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करे या न करे, कुछ सीमाएं निर्धारित हो जाती। इसलिए भारतीय संविधान में जब प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई तो 19 के 1 के क में ही इसे शामिल कर लिया गया। फिर एक प्रश्न, हम जब प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो यह कहा जाता है यह मीडिया की जो स्वतंत्रता है यह लोकतंत्र का स्तंभ है। याद रखना, जब बातें की जाती हैं तो यह कहा जाता है कि मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब सोचो ये चौथा स्तंभ क्यों है? रीजन क्या है कि मीडिया सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करती है। हमेशा मीडिया सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करती है। दूसरी चीज, मीडिया सरकार की नीतियों से जनता को परिचित कराती है।
एक तरह से जो मीडिया है सरकार और जनता के बीच इंटरेक्शन, अंतरक्रिया को प्रमोट करती है। हम तीसरी चीज बात करें कि मीडिया की स्वतंत्रता सरकार की निरंकुशता में बाधक है। कि स्वतंत्रता सरकार की निरंकुशता में बाधक है। हमेशा ध्यान दो, 19 के 1 की क में जिस मीडिया की स्वतंत्रता की बात की गई है, कहा जाता है यह मीडिया की जो स्वतंत्रता है यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ क्यों है? क्योंकि यह मीडिया सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करती है। हमेशा ध्यान दो, यह जो मीडिया है ये सरकार के नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करके जनता को ये बताती है कि सरकार की इस नीति के पॉजिटिव पक्ष क्या है और नेगेटिव पक्ष क्या है, अर्थात सकारात्मक पहलू क्या है और नकारात्मक पहलू क्या है। परिणामतः जनता सरकार की नीतियों से परिचित होती है और उसके संबंध में अपने धारणा को डेवलप करती है या विचार व्यक्त करती है जनता। दूसरी तरफ देखा जाए, ये जो मीडिया है ये सरकार की नीतियों से जनता को परिचित कराती है कि सरकार की नीतियां क्या है। इन नीतियों से मीडिया सरकार को परिचित कराती है। दूसरी तरफ ये मीडिया सरकार और जनता के बीच इंटरेक्शन को प्रमोट करती है। तीसरी तरफ देखा जाए, सरकार कभी भी निरंकुश बनने की कोशिश करती है तो मीडिया एक जन आंदोलन खड़ा कर देती है। जन आंदोलन से क्या होगा? सरकार के निरंकुशता में बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी। मान लिया जाए सरकार निरंकुश बनने की कोशिश करती है तो मीडिया क्या करेगी कि सरकार की नीतियों की जबरदस्त आलोचना करेगी और जनमत को सरकार के विरोध में खड़ा कर देगी। एक तरह से देखा जाए, जब जनमत सरकार के विरोध में खड़ा हुआ तो एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा और जब जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा तो सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि 19 के 1 का जो क है ये मीडिया की स्वतंत्रता की वकालत करके लोकतंत्र को मजबूत करता है। इसे ये कहा जाता है 19 के 1 का क लोकतंत्र को मजबूत करने का सशक्त हथियार है। एक चीज सोचो, मतलब प्रश्न ये बन सकता है कि 19 का 1 का क लोकतंत्र को मजबूत करने का एक सशक्त अस्त्र है। ध्यान देना, 19 के 1 का क लोकतंत्र को मजबूत करने का एक सशक्त अस्त्र है। सशक्त मतलब मजबूत अस्त्र क्यों है? क्योंकि 19 के 1 की क में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, जिसमें धरना प्रदर्शन का अधिकार भी है और सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध आम जनता को धरना प्रदर्शन का अधिकार मिला है। दूसरी तरफ क्या है? यह मीडिया की स्वतंत्रता का प्रावधान है और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मान लिया जाए यदि प्रश्न पूछा जाता है, स्पष्ट करें। ध्यान देना, यदि प्रश्न यह पूछा जाता है तो आपका आंसर कैसे चलेगा? आंसर, ध्यान देना इस बात को। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पैरे में बात करेंगे 19 के 1 की क का प्रावधान। हम सेकेंड पैरे में आएंगे और बताएंगे लोकतंत्र को मजबूत करने का सशक्त हथियार है। आखिर लोकतंत्र को मजबूत करने का सशक्त हथियार कैसे है? हमेशा ध्यान दो, क्योंकि नंबर 1, हमेशा ध्यान दो,
धरना प्रदर्शन का अधिकार तथा सरकार की गलत नीति के विरोध करने का अधिकार, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें हम लोग, नंबर 1, धरना प्रदर्शन का अधिकार तथा सरकार की गलत नीति के विरोध करने का अधिकार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करें कि हम जिसे चुन रहे हैं, ध्यान देना, उसकी पृष्ठभूमि को जानने का अधिकार। हमेशा जिस प्रतिनिधि, हमेशा इसका मतलब ये है, प्रतिनिधि की पृष्ठभूमि को जानने का अधिकार। ध्यान देना, आप जिसे वोट देते हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब हम उसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं, आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि, आपराधिक पृष्ठभूमि, तो हम अपने मत को सही तरीके से व्यक्त करेंगे। हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो अच्छा हो, उसकी पृष्ठभूमि अच्छी हो, आपराधिक पृष्ठभूमि का न हो। 19 के 1 का क आम जनता को अपने प्रतिनिधियों के बारे में जानने का अधिकार देता है। परिणामतः प्रतिनिधि अच्छे लोगों को चुनकर भेजेंगे। यदि ये लोग सदन में जाएंगे तो लोक कल्याणकारी नीतियों को प्रमोट करेंगे, और लोक कल्याणकारी नीतियों को जितना ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, हमारा लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। हम नंबर 3 की बात करें, हमेशा ध्यान दो, हम नंबर 3 की बात करें। होता क्या है, मीडिया की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करके लोकतंत्र को मजबूत। अब सोचो, इसका मतलब यह है कि 19 के 1 के क में मीडिया की स्वतंत्रता की बात की गई है। मीडिया की स्वतंत्रता की बात की गई है, और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्योंकि मीडिया क्या करता है, सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन, हम मीडिया की बात करें। दूसरी तरफ क्या हो, मीडिया सरकार और जनता के बीच इंटरेक्शन को बढ़ा देता है और सरकार की नीतियों से आम जनता को परिचित कराता है। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, हम तीसरी चीज बात करें कि यदि सरकार निरंकुश बनने की कोशिश करती है तो मीडिया सरकार की निरंकुशता के विरोध में एक जन आंदोलन खड़ा कर देती है। अब सोचो, ये सारी बातें करने के बाद अब हम थर्ड पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष में एक लाइन, इसलिए प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत की जाती है। आंसर क्लोज। अर्थात यह प्रश्न 3 पैरे में टूट जाएगा। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दें इस बात को, फिर एक प्रश्न उठा, आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इतना ज्यादा बल क्यों दिया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों किया जाता है? ध्यान देना, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या कमाल का डिसीजन है कोर्ट का। कोर्ट ने यह कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आत्मा की उन्नति होती है, आत्मा की उन्नति होती है, विवेक का विकास होता है। दूसरी चीज, सत्य का पता चलता है कि सत्य क्या है और गलत क्या है। तीसरी चीज कहा जाए, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य बैठता है, दोनों के बीच विरोध नहीं होता, क्लैश नहीं होता है, बल्कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में एक बेहतरीन सामंजस्य होता है। इसे कहा जाता है
कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देने के साथ मीडिया की स्वतंत्रता की वकालत की जाती है। लेकिन मीडिया को जो स्वतंत्रता मिली है वह एब्सोल्यूट नहीं है। विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह एब्सोल्यूट नहीं है। 19 के खंड 2 में कुछ युक्त प्रतिबंध की बात की गई है, जिनके आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। सोचो, आप लिखो इसको, आप लिखो, आप प्रेस की स्वतंत्रता। अब लिखो, अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत, अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का भी प्रावधान है। प्रेस की स्वतंत्रता का भी प्रावधान है। क्योंकि यह अधिकार सभी नागरिकों को उपलब्ध है। यदि अलग से प्रावधान किया जाता, यदि अलग से प्रावधान किया जाता तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर आ जाता। पैरा चेंज करो। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता भी एक मौलिक अधिकार है। इस पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है। प्रेस या मीडिया दूसरों के विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं। वस्तुतः मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र की पूर्ववर्ती शर्त है। किसी देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास
किस अनुपात में हुआ है, यह जांचने का अधिकार एक मिनट, यह जांचने का मानक, यह जांचने का मानक मीडिया की स्वतंत्रता है। पैरा चेंज करो, पैरा चेंज करो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से चार उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नंबर 1, नंबर 1, यह आत्मा की उन्नति में सहायक है। नंबर 2, यह सत्य की खोज में सहायक है। नंबर 3, यह डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 4, यह स्थिरता एवं सामाजिक परिवर्तन में सामंजस्य बनाए रखने में सहायक है। सहायक है। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, पैरा चेंज करो आप। पैरा चेंज करो आप। जिस समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण होता है, वह समाज निरंतर विकास के पथ पर, विकास के पथ पर अग्रसर होता है। यदि मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो व्यक्ति न तो सत्य को जान पाएगा और न तो निर्णय लेने में सक्षम हो पाएगा।
पैरा चेंज करो। इसलिए मीडिया की स्वतंत्रता के साथ, मीडिया की स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत की जाती है। किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट, आत्यांतिक मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट अर्थात आत्यांतिक नहीं है, क्योंकि असीमित स्वतंत्रता से अन्य की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। इसलिए अनुच्छेद 19 के खंड 2 में, अनुच्छेद 19 इस तरह लिखना है, अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात की गई है। युक्ति युक्त प्रतिबंध, एक बात याद रखना है, मैं शुरू में बता दिया था कि युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात करेंगे तो मानक क्या होगा। युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात की गई है और यह प्रतिबंध निम्नलिखित आधारों पर लगाया जा सकता है। यह प्रतिबंध निम्नलिखित आधारों पर लगाया जा सकता है, जैसे नंबर 1, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। हमेशा हम दूसरी चीज न्यायिक अवमानना, तीसरी चीज राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। हम चौथी चीज बात करें, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था। अगली चीज मानहानि। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। विदेशियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखने के लिए आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे हैं, धरना और प्रदर्शन अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यदि अमेरिका के विरुद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए हुए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो हो सकता है अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब हो जाए।
तो उस कंडीशन में अमेरिका के साथ संबंध को बनाए रखने के लिए आपके धरना प्रदर्शन पर रोक लगाया जा सकता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जो निर्वासित तिब्बती हैं भारत में, जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो लाखों की संख्या में तिब्बती भारत में आ गए। तो जब चीन की राष्ट्रपति का भारत में आगमन हुआ तो निर्वासित तिब्बती अर्थात तिब्बती मूल के लोग धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, किंतु सरकार उन्हें धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं देती है। आखिर धरना प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं देती है? क्योंकि तिब्बतियों को धरना प्रदर्शन की अनुमति देने से चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। एक बात याद रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, न्यायिक अवमानना। बेशक आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन न्यायालय के निर्णय की आलोचना करने का अधिकार आपको नहीं है। न्यायिक अवमानना का मतलब क्या होता है? न्यायालय का अपमान करना और न्यायालय के निर्णय की आलोचना करना, न्यायिक अवमानना। तीसरी चीज, राष्ट्र की एकता और अखंडता। बेशक आपको स्पीच देने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्र की एकता अखंडता के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। मान लिया जाए भारत में कोई ऐसा नेता हो, अलगाववादी नेता जो ऐसा स्पीच देता है जिससे राष्ट्र की एकता अखंडता प्रभावित होती है, तो उसे बैन किया जा सकता है या उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अगला, शिष्टाचार और लोक व्यवस्था की बात करें। याद रखना, इसका मतलब क्या चीज है? बोलने का अधिकार है तो कुछ भी बोलो, ये बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा फिल्म अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, पर एडल्ट फिल्मों पर रोक की बात की जाती है। ऐसे सीन फिल्मों से निकाल दिए जाते हैं जिससे बच्चों के मानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जितनी भी वल्गर फिल्में, उनको रोकने की बात की जाती है। ऐसे तमाम मैगजीन हैं जिनमें वल्गरिटी को प्रमोट किया जाता है, अश्लीलता को, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सलमान रश्दी की एक किताब है, द मिडनाइट चिल्ड्रेन। ध्यान दो, सलमान रश्दी की किताब है मिडनाइट चिल्ड्रेन। हमेशा इस किताब को बैन कर दिया गया भारत में। बैन क्यों किया गया? इससे भारत में लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसे अक्सर देखा होगा कि जब कश्मीर में 370 धारा को हटाया गया और कुछ लोग जाके वहां स्पीच देने की कोशिश की तो सरकार ने रोक लगा दी, क्योंकि उनके स्पीच के कारण कश्मीर की शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो लोक व्यवस्था। अगला, मानहानि की बात करें। मानहानि का मतलब यही है कि आप किसी के पर्सनालिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। यदि आपके वैचारिक स्वतंत्रता से किसी की मानहानि होती है हमेशा, तो स्वाभाविक है आपकी वैचारिक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। यह मानक है। इसका मतलब ये है, हमेशा प्रश्न कैसे बनेगा? अनुच्छेद 19 के हम क की बात करें में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, किंतु युक्ति युक्त प्रतिबंध का भी उल्लेख है। स्पष्ट करें। अब एक चीज सोचो, स्टूडेंट गलती क्या करेगा इन प्रश्नों में? मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब ये प्रश्न को डिस्कस करूं तो ये देखो कि मैं प्रश्न को कैसे ब्रेक कर रहा हूं।
आपने देखा होगा कि मैं टॉपिक से लगातार क्वेश्चन निकाल रहा हूं। मेरा उद्देश्य यही है, आपको यह बताना है कि प्रश्न को कैसे निकालोगे आप और कैसे सॉल्व करोगे। 19 की क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, किंतु युक्ति प्रतिबंध का भी उल्लेख है। आप गलती क्या करोगे इसमें कि युक्ति प्रतिबंध के मानक क्या, ये उल्लेख कर दोगे। जब पूछा जाए इसका उल्लेख है तो क्यों है, क्यों की बात करते हैं हम लोग। पूरी बात ध्यान देना, क्यों है, मुझे क्यों का जवाब देना है। अब देखो, मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं, हमारा आंसर कैसे चलेगा। हमेशा फर्स्ट पैरे में 19 के 1 की क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसके रूप की बात करो। और रूप क्या है, अपने विचारों को व्यक्त करना, दूसरों के विचारों को व्यक्त करना, हमेशा चुप रहना, सूचना का अधिकार मतलब जानने का अधिकार। 19 के 1 की क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, उसकी ये रूप है। इतनी बातें करनी है आपको, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये बातें करने के बाद फिर ये बताओगे क्यों, क्यों बताओगे आप कि 19 के 1 के क में व्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लेख है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों, क्यों याद आया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान दो, आत्मा की उन्नति में सहायक। दूसरी तरफ देखा जाए सत्य की खोज में सहायक। हम तीसरी चीज निर्णय लेने में सहायक। चौथी चीज स्थिरता एवं सामाजिक परिवर्तन में सामंजस्य बनाए रखने में सहायक। क्यों की बातें की गई हैं। 19 के 1 की क में क्या कहा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लेख है, रूप क्या है, फिर क्यों की बातें, फिर अंत में हम बातें करेंगे, अंत में हम बातें करेंगे मीडिया की स्वतंत्रता की वकालत करके लोकतंत्र को मजबूत करने पर बल। अब एक चीज सोचो आप, ये हमारा फर्स्ट पैरा है, इतनी बातें आएंगी। 19 की क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो आपको करना क्या है। एक स्टूडेंट गलती क्या करेगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ बताएगा, उसके रूप बताया और माध्यम बता दिया, खत्म कहानी। मतलब आपका आंसर अधूरा है। इसमें करना क्या है, 19 के 1 की क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो रूप और हम क्यों उल्लेख है ये बताना है। आत्मा की उन्नति में सहायक, सत्य की खोज में सहायक, निर्णय लेने में सहायक, स्थिरता एवं सामाजिक परिवर्तन में सामंजस्य बनाए रखने में सहायक, अंत में मीडिया की स्वतंत्रता की वकालत करके लोकतंत्र को मजबूत करने पर बल। ये सोचो जरा। ये फर्स्ट पैरा है। हम जब सेकंड पैरे की बात करेंगे, मैं थोड़ा मिटा देना चाहता हूं, सेकंड पैरे की बात करेंगे हम लोग। सेकंड पैरा, देखो आप, सेकंड पैरे में जब जाएंगे हम लोग, तो
युक्ति युक्त प्रतिबंध का उल्लेख तो दो बातें करोगे, क्यों और दूसरा मानक क्या है, मतलब किस आधार पर प्रतिबंध लगेगा। एक स्टूडेंट क्या करता है, मानक तो बता देगा, क्यों का जवाब नहीं देगा। हाँ, जब क्यों का जवाब नहीं मिला तो याद रखना आपका आंसर अधूरा हो जाएगा। अब युक्त प्रतिबंध का उल्लेख क्यों किया गया है, कारण, पहला कारण क्या है, ध्यान देना इस बात को। पहला कारण क्या है, ताकि स्वतंत्रता का सदुपयोग हो, न कि दुरुपयोग। सदुपयोग, दूसरी चीज सभी की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। तीसरी चीज देखा जाए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के साथ हमेशा लोक व्यवस्था एवं शिष्टाचार को बनाए रखना। मानक क्या है, 19 के खंडों में जितनी बातें की गई हैं उसका उल्लेख कर देना है। हम थर्ड पैरे की बात करेंगे और निष्कर्ष की बात कर देंगे। यह आंसर 3 पैरों में टूट जाएगा। मैं जब प्रश्न को डिस्कस करूं तो सबसे पहले यह देखो कि मैं प्रश्नों को कैसे ब्रेक कर रहा हूं। आपको यह लगता है कि मैंने पढ़ाया, आपने रट लिया, सॉल्व कर ले जाओगे, नहीं। हमेशा ध्यान दो कि प्रश्न को, चीजें वही है, प्रश्न को कैसे ट्विस्ट करता है यूपीएससी। अब देखो, आप पूरी बात ध्यान देना इस बात को। युक्ति प्रतिबंध का उल्लेख, आप गलती क्या करोगे, 19 की खंडों में जितनी बातें की गई उसका उल्लेख कर दोगे। और मानक नहीं पूछ रहा है, उल्लेख है, तो क्यों है और मानक क्या है, दोनों बातें करनी है। उल्लेख क्यों, ताकि स्वतंत्रता का सदुपयोग हो, न कि दुरुपयोग। हमेशा दूसरी चीज, सभी की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमेशा ध्यान दो, यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट होती तो कुछ लोग दूसरे के पर्सनालिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा देते, एक डर पैदा करते, आतंक का माहौल क्रिएट करते। और डर जब पैदा होता तो कुछ लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करते, उपयोग नहीं कर पाते, या उनकी स्वतंत्रता छीन जाती। कल की क्लास, शांतिपूर्ण व्यवस्था में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा विकास होता है। जहां आतंक का साम्राज्य, जहां लोगों को डर है। सोचो, जैसे एक व्यक्ति गांव में है, वो क्या कर रहा है, सुबह से शाम तक लोगों को केवल गालियां देता है, तो लोग डरे रहेंगे, अन्य लोगों की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, छीन जाएगी। याद रखो अपने घरों को। गांव में क्या होता है, फादर एक बार ऊंची आवाज में बोलते हैं तो मदर बेचारी शब्द का प्रयोग चुप हो जाती है। फिर वो विचार विमर्श करती ही नहीं, अपना सलाह नहीं देती, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। पर दुर्भाग्य ये कि मदर को उसी में भी आनंद है, उसको ये नहीं पता कि उसकी स्वतंत्रता क्या हो गई, सीमित हो गई। खैर चलो, ये बातें आपको अपने घर में सलाह नहीं देना है, ध्यान देना इस बात को। तीसरी चीज, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ लोक व्यवस्था और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए युक्त प्रतिबंध की बात की गई है हमेशा। और चौथी चीज, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। व्यक्तिगत हित एवं हित में
हमेशा ध्यान दो, ये जो चौथा है, व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य बनाए रखने के लिए युक्त प्रतिबंध की बात की गई है। अब मानक क्या है? नंबर 2 में किन आधारों पर ये मानक है? अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आंसर क्लोज। मान लिया जाए अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो कैसे? 19 की 1 की क में ध्यान देना इस बात को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, किंतु हमेशा ध्यान दो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, किंतु अभिव्यक्ति के माध्यम पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी है, स्पष्ट करें। ध्यान देने इस बात को। 19 के 1 की क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, किंतु अभिव्यक्ति के माध्यम पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी है, स्पष्ट करें। यही प्रश्न है। अब देखो, आप ध्यान देना, उल्लेख है अभिव्यक्ति के माध्यम पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी है, स्पष्ट करना है। थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं मैं। 19 के 1 की क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो अभिव्यक्ति का रूप क्या है ये बताएंगे। इसमें मीडिया की स्वतंत्रता ये भी बताएंगे आप। उल्लेख है। फिर बात करेंगे अभिव्यक्ति के माध्यम पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी है, तो विशेषकर सोशल मीडिया का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, फेक न्यूज है, फेक न्यूज, इसका दुष्परिणाम यह है कि डर का माहौल क्रिएट हो रहा है। और डर के माहौल के कारण, डर के माहौल के कारण कुछ लोग अपनी स्वतंत्रता खो दे रहे हैं। इन्हीं बातों का केवल क्या करना, आपको उल्लेख करना है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट ये होगा पुनर्विचार। तो जब पुनर्विचार की बात करोगे ना, तो विशेषकर मुझे सोशल मीडिया की बात करनी है। और कल हम लोग बात कर चुके थे, सोशल मीडिया को रेगुलेट और फिल्टर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब सोशल मीडिया फिल्टर होगी तो अनावश्यक बातें क्या हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल, प्रसारित नहीं होगी। चलो आप अगला क्वेश्चन देखो। आप हमेशा मान लीजिए प्रश्न ये पूछा जाए 19 के 1 की हम क की बात करें, 19 के 1 की क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19 के 1 के क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, किंतु हमेशा ध्यान दो, और यह लोकतंत्र तथा सामाजिक विकास की पूर्ववर्ती शर्त है, स्पष्ट करें। अनुच्छेद 19 के 1 की क में
वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है और यह लोकतंत्र तथा सामाजिक विकास की पूर्ववर्ती शर्त है। स्पष्ट करें। हमेशा ध्यान दें इस बात को, इसको स्पष्ट करना है। आपको करना क्या होगा, फर्स्ट पैरे में 19 की 1 की क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख, तो दो बात करोगे आप। एक तो अभिव्यक्ति का रूप है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अभिव्यक्ति का रूप है। और थोड़ी सी बात कर देना, अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है। हम सेकेंड पैरे में आएंगे और सेकेंड पैरे में यह लोकतंत्र एवं सामाजिक विकास की पूर्ववर्ती शर्त है, क्योंकि हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में निष्कर्ष की बात करेंगे। अर्थात यह प्रश्न 3 पैरे में टूट जाएगा। ध्यान देना इस बात को, मजा आएगा। पूरी बात ध्यान देना। देखो आप, यह लोकतंत्र एवं सामाजिक विकास की पूर्ववर्ती शर्त है। तो लोकतंत्र की विकास की पूर्ववर्ती शर्त क्यों है? हमेशा ध्यान दो, क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का अधिकार मिले। आर्टिकल 19 के 1 की क में धरना प्रदर्शन का अधिकार मिला है व्यक्ति को, और आम जनता प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों का विरोध करती है, किंतु धरना प्रदर्शन में हड़ताल का अधिकार नहीं उपलब्ध है। दूसरी चीज, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मीडिया की स्वतंत्रता की बात की गई है, और यह मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्योंकि मीडिया सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करती है। नंबर 2, आम जनता सरकार के बीच इंटरेक्शन करवाती है। और नंबर 3, सरकार के निरंकुशता में बाधा खड़ी करती है। क्यों? क्योंकि यदि कोई हमेशा सरकार निरंकुश बनने की कोशिश करती है तो मीडिया एक जन आंदोलन खड़ा कर देती है, हमेशा। दूसरी चीज, सामाजिक विकास की पूर्ववर्ती शर्त है, क्योंकि अभिव्यक्ति की सामाजिक विकास के लिए, ध्यान देना, सामाजिक विकास के लिए आत्मा की उन्नत, सत्य की खोज और निर्णय में दक्ष होना जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से एक तरफ विचारों का आदान प्रदान होता है, वैचारिक संवाद बढ़ता है, आत्मा की उन्नत होती है, सत्य की खोज और निर्णय लेने में लोग सक्षम होते हैं। यही नहीं बल्कि स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन के बीच बेहतरीन सामंजस्य स्थापित होता है। इसलिए निष्कर्ष में, इसीलिए दुनिया का प्रत्येक लोकतांत्रिक देश सामाजिक विकास के लिए स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देता है। हमेशा ध्यान दो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आलोचना करने का अधिकार भी है, और जब किसी विषय वस्तु की आलोचना होती है तो उसकी गलत परंपराएं दूर होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक शासन व्यवस्था को आलोचना को महत्व देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आलोचनाएं शासन व्यवस्था को स्वयं के अंदर झांकने का अवसर देता है कि मैं कितना गलत हूं या मैं कितना सही हूं। कबीरदास की लाइन है, निंदक नियरे राखिए। निंदक यदि आपके पास है तो आपकी निरंतर कमियां बताएगा, आप उन कमियों को दूर करेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि आपका पूर्ण विकास हो जाएगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। फिर एक प्रश्न,
अब एक चीज है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता में, 19 का 1 का ख, हमेशा 1 के ख में 2 बातें की गई हैं, याद रखना है। 19 की 1 के ख में क्या कहा गया है? शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों का सम्मेलन। इसमें 2 चीजें, इसमें 2 बातें की गई हैं कि शांति दर्शन एवं बिना हथियारों का सम्मेलन, पर दूसरी तरफ युक्त प्रतिबंध की बात की गई है। इसमें युक्त प्रतिबंध की बात की गई है लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। देखो आप, 19 के 1 का जो ख है शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन की अनुमति देता है, लेकिन इसमें युक्त प्रतिबंध की बात की गई है। और ये जो युक्त प्रतिबंध की बात की गई है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमेशा इसमें 2 शर्त है, एक शांतिपूर्ण हो और दूसरा बिना हथियारों का सम्मेलन की बात करें। सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय है, सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसे कटार लेकर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है, क्योंकि कटार उनके धर्म का आवश्यक भाग है। ध्यान देना, यदि कटार से कुछ छीन लेते हैं तो अनुच्छेद 25 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली है वह खंडित हो जाएगी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार तो है, लेकिन सिख समुदाय की बात करें, वो कटार लेकर सम्मेलन करते हैं क्योंकि कटार उनके धर्म का आवश्यक भाग है। ध्यान दो, ये जो कटार है उनके धर्म का आवश्यक भाग है। हमेशा तीसरी चीज देखा जाए, उन्नीस का 1 के गौ की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। 19 के 1 की गौ में संघ बनाने का अधिकार, इसमें जो रूप क्या है इसका? पहली चीज राजनीतिक दल के गठन का अधिकार। हम दूसरी चीज किसान संघ, श्रमिक संघ, विद्यार्थी संघ, जातीय संघ बनाने का अधिकार। हम तीसरी चीज बात करें, राजनीतिक दल के गठन का अधिकार, किसान संघ, श्रमिक संघ, विद्यार्थी संघ, जातीय संघ बनाने का अधिकार। हम तीसरी चीज बात करें, कंपनी के गठन का अधिकार, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन का अधिकार। हमेशा ध्यान दो,
19 के एक के गौ के तहत संघ बनाने का अधिकार है। उसका रूप क्या है? राजनीतिक दल के गठन का अधिकार, किसान संघ, श्रमिक संघ, विद्यार्थी संघ, जाति संघ बनाने का जो अधिकार मिला है अनुच्छेद 19 के एक के क के तहत प्राप्त है। कंपनी के गठन का भी अधिकार है। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन का अधिकार है। अब सोचो अपवाद क्या है इसका? सेना, पुलिस एवं वेश्याओं को संघ बनाने का अधिकार नहीं है। अब देखो, आप युक्त प्रतिबंध की बात करें। हमेशा लोक व्यवस्था की बात करें, यहां से यूपीएससी में मेंस का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। एक बात याद रखना है, यहां से प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं प्री में, अभी हम बात करेंगे यदि क्वेश्चन बनाएगा भी तो यूपीएससी किस तरह का प्रश्न बनाएगा। पहली बात, 19 के एक के गौ में संघ बनाने का अधिकार मिला हुआ है। इसका रूप क्या है? राजनीतिक दल के गठन का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, किसान संघ, श्रमिक संघ, विद्यार्थी संघ, जाति संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है। तीसरी चीज, कंपनी के गठन का अधिकार। और चौथी बात, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन का अधिकार प्राप्त है। इसका अपवाद क्या है? सेना, पुलिस और वेश्याओं को संघ बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस पर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात की जाती है। लोक व्यवस्था और शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। याद रखना, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अनुच्छेद 19 के खंड 4 में, अनुच्छेद 19 के खंड 4 में इन प्रतिबंधों की बात की गई है। अब एक प्रश्न, 19 के एक का घ क्या कहता है? उन्नीस का एक का घ, भ्रमण की स्वतंत्रता। याद रखना है, पहला मुद्दा ये उठा, क्यों भ्रमण की स्वतंत्रता? क्यों? भ्रमण की स्वतंत्रता क्यों? आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 19 के एक के घ में भ्रमण की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो भ्रमण की स्वतंत्रता क्यों? मतलब भारत का कोई नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकता है, वो घूम सकता है। यही आपकी भ्रमण की स्वतंत्रता। तो भ्रमण की स्वतंत्रता क्यों? पहला रीजन है प्रांतीयता की भावना। की भावना को समाप्त करने के लिए। हम दूसरी चीज बात करें, राष्ट्र
राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा विविध संस्कृतियों की सांस्कृतिक विविधता को जानने के लिए याद रखना है 19 के 1 के घ में भ्रमण की स्वतंत्रता उपलब्ध है। इसमें पहला प्रश्न, भ्रमण की स्वतंत्रता क्यों दिया गया? आवश्यकता क्या थी? रीजन, प्रांतीयता की भावना को समाप्त करने के लिए। प्रांतीयता की जो भावना है, जो संकीर्णता की भावना है, उसको समाप्त करने के लिए। क्योंकि जब किस क्षेत्र का कोई निवासी या नागरिक जो पूरे भारत में भ्रमण करेगा तो उसके अंदर अपने क्षेत्र के प्रति जो निष्ठा थी, क्षेत्रीय निष्ठा राष्ट्रीय निष्ठा में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान देना, कहीं न कहीं क्षेत्रीय हित और प्रांतीयता की जो भावना है उसे समाप्त करने के लिए इस भ्रमण की स्वतंत्रता का प्रावधान लाया गया। नंबर 2, राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए। और नंबर 3, भारत में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विविधता है, उसे जानने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप आईएएस बनेंगे तो भारत भ्रमण कराया जाता है। भारत भ्रमण का उद्देश्य क्या है? कि भारत की कल्चर से आपको परिचित कराना, कल्चरल डाइवर्सिटी से परिचय कराना आपका हमेशा। और जब यदि आपको इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को जानना है तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक भ्रमण करो आप, हमेशा ध्यान दो, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया में कितना ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है। अन्यथा हम सबको यही लगता है कि मेरी संस्कृति ही श्रेष्ठ है। यह जो भावना है, यह क्षेत्रवाद को मजबूत करेगा। और याद रखना है, यह क्षेत्रवाद क्या होगा? राष्ट्र की एकता में सबसे बड़ा बाधक है। इसे यह कहा जाता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रांतीयता की भावना का समाप्त होना जरूरी है, राष्ट्रवाद की भावना का जगना जरूरी है। और यह तभी होगा जब भ्रमण की स्वतंत्रता क्या होगी? उपलब्ध होगी। इसे कहीं न कहीं 19 के 1 की घ के तहत मिले हुए अधिकार राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमेशा ध्यान दो, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जब हम इसे जानेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी को, तो हम उसका सम्मान करेंगे, तो सभी संस्कृतियों का संरक्षण होगा। अब हमेशा ध्यान दो, क्यों लाया गया, लेकिन इस पर युक्त प्रतिबंध की बात की गई है। युक्तियुक्त प्रतिबंध का आधार क्या है? हमेशा सामान्य जनता के हित में, और दूसरी चीज जनजातियों के हित में। इसका मतलब क्या चीज है? सामान्य जनता के हित में आपकी भ्रमण की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जनजातियों के हित को बनाए रखने के लिए आपकी भ्रमण की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। हमें मान लिया आपके जाने से कई व्यवस्था खराब होती है, लोक व्यवस्था खराब होती है, तो हो सकता है सरकार आपके भ्रमण की स्वतंत्रता को बैन कर दे। ये पूरी संभावना है। दूसरी तरफ कहा जाए, जनजातियों के हित की बात करें हम लोग, याद रखना जनजातियों का कल्चर यूनिक होता है। यदि बाहर के लोग, होता क्या है, मान लिया जाए ये जनजाति समाज है, पूरी बात ध्यान देना, यदि बाहर के लोग यहां जाएंगे, बाहर के लोग यदि यहां जाएंगे
तो होता क्या है, ये बाहरी लोग जनजाति क्षेत्रों में जाकर के, जनजाति क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र में जाकर के ये लोग क्या करेंगे, अपने कल्चर को यहां छोड़ देंगे। और जब ये लोग अपने कल्चर को छोड़ देंगे तो जनजातीय समाज के लोग बाहरी लोगों के कल्चर को एडॉप्ट कर लेंगे। परिणामतः इनका जो कल्चर है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। मैंने क्या कहा, यह जनजातीय क्षेत्र है। जब बाहरी लोग यहां जाते हैं तो बाहरी लोग क्या होते हैं, अपने कल्चर को यहां छोड़ देते हैं, और जनजातीय लोग बाहरी लोगों के कल्चर को एडॉप्ट कर लेते हैं। और जब एडॉप्ट कर लेंगे तो परिणाम क्या होगा कि इनकी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी। अंततः इनकी संस्कृति नष्ट हो सकती है। देखो आप, तो इनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए कई बार क्या होगा, सरकार बाहरी लोगों को यहां जाने पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अंडमान निकोबार की बात करें, अंडमान निकोबार में क्या हुआ, जारवा जनजाति रहती है। जारवा होता क्या है, ये जो जारवा जनजाति है ये अंडमान निकोबार में रहती है। इसके इलाके में बाहरी लोगों के जाने पर प्रतिबंध है। क्यों? एक तो सुरक्षा के साथ साथ इनकी संस्कृति है। कई बार ऐसा होता है कि बाहरी लोग ये चाहते हैं कि उनको आधुनिक बना दे जनजातियों को, और जनजातीय समाज को आधुनिक बनाने के लिए ये अपने कल्चर से उनको दीक्षित करते हैं। परिणामतः जनजातीय समाज अपने कल्चर को धीरे धीरे भूलने लगता है। यह बात याद रखना है। अब एक प्रश्न, हमेशा 19 के 1 की घौ की बात करें, हो सकता है आपसे प्रश्न यह पूछा जाए आपसे, भारतीय संविधान में उन्नीस के 1 के घ के तहत नागरिकों को भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। स्पष्ट करें, यही प्रश्न है। देखो आप, भारतीय संविधान में 19 के 1 के घ के तहत नागरिकों को भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। देखो आप, स्पष्ट करना है। कैसे चलेगा का आंसर, आपको रीजन क्या बताना है हमेशा कि फर्स्ट पैरा, भ्रमण की स्वतंत्रता, हम सेकंड पैरे में स्वतंत्रता क्यों, हम थर्ड पैरे की बात करेंगे और निष्कर्ष की बात कर देंगे। तो अगला प्रश्न, यह स्वतंत्रता क्यों दी गई, कारण क्या था? तो हम लोग बातें कर चुके, प्रांतीयता की भावना को समाप्त करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए और सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराने के लिए। हमेशा ध्यान दो, आपको करना क्या है, स्वतंत्रता दी गई है, केवल स्पष्ट कर देना है कि स्वतंत्रता क्यों दी गई है। रीजन क्या है? रीजन, कई बार ऐसा हो सकता प्रश्न पूछा जाए कि 19 के 1 का घ राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में सक्षम होने के साथ हमेशा संस्कृतियों के संरक्षण में
सहायक है? स्पष्ट करें। एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय संविधान में 19 के 1 की घ राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने में सक्षम होने के साथ संस्कृतियों के संरक्षण में सहायक है। एक सामान्य क्वेश्चन देखो आप, कैसे और क्यों? राष्ट्रीय एकता अखंडता कब बनी रहेगी? जब प्रांतीयता की भावना समाप्त हो, संकीर्णता की भावना समाप्त हो और राष्ट्रवाद की भावना जगे। और संस्कृतियों का संरक्षण तभी होगा जब हम सभी संस्कृतियों से परिचित होंगे, कल्चरल डाइवर्सिटी से परिचित होंगे। और सांस्कृतिक विविधता से परिचित होने के लिए क्या करना होगा? भ्रमण की स्वतंत्रता आवश्यक है। बहुत पहले एक न्यूज में कि भारत सरकार कश्मीर के बच्चों को भारत भ्रमण कराती है। जब भारत सरकार कश्मीर के बच्चों को भारत भ्रमण कराती है तो कश्मीर के बच्चों को यह लगता है कि यह भारत है, कश्मीर तो उनका छोटा पार्ट है। और भ्रमण कराने का फायदा क्या हुआ कि उनके अंदर जो संकीर्णता की भावना है, प्रांतीयता की भावना है, यह संकीर्णता राष्ट्रीय भावना में कन्वर्ट हो जाती है। और जब कश्मीर के बच्चों को भारत का भ्रमण कराया जाएगा और उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जगने लगे तो फिर कश्मीर में अलगाववाद की प्रवृत्ति को रोकी जा सकती है। तो सरकार का उद्देश्य क्या है? देखो, ये उद्देश्य है सरकार का। हमेशा ध्यान देना इस बात को। अक्सर होता क्या है, मान लो मैं कहीं नहीं गया तो मुझे लगेगा वो बहुत बुरी है या वो चित्र बहुत बुरा है, पर यदि मैं वहां घूम लिया तो उसके प्रति जो नकारात्मक सोच है वो खत्म हो जाएगी और शायद सकारात्मक सोच पैदा हो जाए। अब देखो, आप सेम चीज है। 19 की बात करें, 1 की अंग की बात करें, निवास करने की हम स्वतंत्रता की बात करें, क्यों लाया गया? रीजन क्या है? सेम चीज है। क्यों लाया गया? प्रांतीयता की भावना, को समाप्त करने के लिए। दूसरी तरफ संकीर्णता को दूर करके राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए। हमेशा ध्यान दो, कहीं भी निवास कर सकते हो। हम लोग बात कर चुके थे कि मौलिक अधिकार की जब बात उठी थी संविधान सभा में तो कहा गया था कि जब रियासतों का विलय भारत में हो रहा है तो रियासतों की जनता की निष्ठा अपने रियासतों के प्रति थी, तो उनकी क्षेत्रीय निष्ठा को राष्ट्रीय निष्ठा में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे अधिकार जरूरी थे। हमेशा ऐसे अधिकार जरूरी थे जिसका उपयोग पूरे भारतवर्ष में किया जा सके। आप सोचो, इस पर युक्त प्रतिबंध की बात की गई है। और प्रतिबंध की जब बात करेंगे तो सिंपल चीज है, समान जनता के हित, और दूसरा हम जनजातियों के हित की बात करें। अब एक प्रश्न, 19 के 1 का घ और 19 के 1 के अंग को साथ साथ पढ़ा जाता है। हमेशा ध्यान दे इस बात को। हमेशा एक बात याद रखना, वेश्याओं को कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता नहीं है।
कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता नहीं, एक सीमित एरिया में वेश्याएं निवास करती हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब एक प्रश्न, 19 के 1 का घ और 19 के 1 के अंग को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए। हमेशा प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, देखो आप। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? प्रश्न, क्वेश्चन, 19 के 1 का घ एवं 19 के 1 के अंग को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए, स्पष्ट करें। ध्यान देना, 19 के 1 के घ और 19 के 1 के अंग को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए। क्यों साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए? कारण क्या है? क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, ध्यान देना, दोनों का पर्पज एक है। दोनों को जोड़ने का उद्देश्य क्या था? प्रांतीयता को समाप्त करना, संकीर्णता की भावना को समाप्त करना। दोनों को उद्देश्य यही था, राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। और दोनों पर जो युक्त प्रतिबंध का आधार भी कॉमन है, इसलिए दोनों को साथ साथ पढ़ा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यही चीज लिखना है। ध्यान देना इस बात को कि कहीं भी याद रखना, निवास करने की स्वतंत्रता तभी संभव है जब भ्रमण की स्वतंत्रता उपलब्ध हो। जैसे मैं मालूम, बिना भ्रमण किए क्या आपको कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता उपलब्ध होगी? बिल्कुल नहीं। अब एक प्रश्न, फिर एक प्रश्न, 19 के 1 का 6, वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार। ध्यान देने इस बात को, ये आर्टिकल 19 के 1 के 6 की बात करें, वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार है। हाँ, आजीविका का साधन। हाँ, एक बात याद रखना है, इसमें प्रावधान क्या है? हमेशा पहली चीज, व्यापार, कारोबार का अधिकार। हमेशा ध्यान दो इस बात को, व्यापार को बंद करने का अधिकार भी है। लेकिन हम युक्त प्रतिबंध की बात करें, पहली चीज योग्यता का निर्धारण, मतलब आपको वकालत करनी तो LLB की डिग्री चाहिए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज, राष्ट्रीय हित की बात करें, राष्ट्रीय हित के नाम पर आपके व्यापार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपके व्यापार का राष्ट्रीयकरण भी किया जा सकता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक बात याद रखना है, अनुच्छेद 19 के 1 का 6 क्या कहता है? वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार देता है। इस संविधान में क्या कहा गया है? ध्यान सुनना इस बात को। बेसिक ये संविधान व्यापार करने का अधिकार देता है ताकि लोग अपनी आजीविका
को सुनिश्चित कर सकें, हमेशा यह अधिकार देता है, व्यापार करने का अधिकार उपलब्ध है। लेकिन प्रश्न उठा कि हम व्यापार कहां करें और किस तरह का व्यापार करें। तो संविधान कहता है कि व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है, पर कुछ ऐसे व्यापार हैं जहां योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे आप प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनेंगे तो सीटेट की बात, वकालत करना है तो एलएलबी की बात, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम करना है तो जीआरएफ पीएचडी की योग्यता निर्धारित की जा सकती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बस ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता या व्यापार की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मान लो डॉक्टरी भी पेशा है, वकालत एक पेशा है, व्यापार एक व्यवसाय है। बिना एलएलबी के, बिना कानून की जानकारी के वकालत करने का अधिकार दे दिया जाए तो शायद वह अपने पेशे के साथ न तो न्याय कर पाएगा, न तो आम जनता को लाभ मिलेगा। तो आम जनता को स्वतंत्रता तभी उपलब्ध होगी जब किसी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग दक्ष हों और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन हो। जैसे यदि प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए यूजीसी, नेट, पीएचडी की अनिवार्यता न हो तो हो सकता है अकुशल लोग उस पद पर नियुक्त हो जाएं। यदि अकुशल लोग उस पद पर नियुक्त हो गए तो शायद वह गुणात्मक शिक्षा न दे पाए। इससे समाज और राष्ट्र दोनों का अहित हो जाएगा। इसीलिए व्यापार की बात तो की गई है, किंतु न्यूनतम योग्यता के निर्धारण की भी बात की गई है। अब एक चीज सोचो, व्यापार का अधिकार तो दिया है, किंतु व्यापार को बंद करने का अधिकार भी है। आप जब चाहें व्यापार को बंद कर सकते हैं और सरकार आपको विशेष तरह के व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। पर संविधान कहता है कि यदि सरकार सारे व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है तो सरकार स्वतंत्र है, व्यापार का, व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सारे स्कूल का राष्ट्रीयकरण, सारे हॉस्पिटल राष्ट्रीयकरण सरकार कर तो सकती है, लेकिन संविधान कहता है जब व्यवसाय का, व्यापार का राष्ट्रीयकरण होगा तो याद रखना, जाति, धर्म, क्षेत्र और लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान यह कहता है। तर एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुद्दा जाता है। कुछ लोग सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, फेरी वाले। सरकार ने क्या किया? सड़क के किनारे फेरी लगाना प्रतिबंधित कर दिया। यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर फेरी लगाने से प्रतिबंधित करना एक दृष्टि से मेरे व्यापार को छीनना है, तो अनुच्छेद 19 के 1 के 6 का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अपील की। न्यायालय ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। कोर्ट ने कहा कि सड़क केवल चलने के लिए नहीं है, बल्कि सड़क व्यापार करने के लिए भी है। इसलिए एक फेरी वाला सड़क के किनारे फेरी लगाता है, उसकी आजीविका सुनिश्चित होती है, तो उस पर प्रतिबंध लगाकर उसकी आजीविका को छीनना अनुच्छेद 19 के 1 के 6 का उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि यदि सड़क की चौड़ाई कम है, सड़क सकरी है, तो ध्यान देना, सड़क की चौड़ाई कम है, वहां ठेला लगाया जाता है तो सड़क की चौड़ाई और कम हो जाएगी, ट्रैफिक जाम की समस्या। जबकि सड़क का प्राथमिक
लक्ष्य क्या है? परिवहन को आसान बनाना। यदि फेरी लगाने से परिवहन में बाधा पहुंचती है तो फेरी लगाना गलत है और सरकार उस पर रोक लगा सकती है। यह मुद्दा उठा। पुनः एक प्रश्न, कोर्ट ने यह भी कहा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान के आसपास फेरी लगाना असंवैधानिक है, जैसे न्यायपालिका और संसद के आसपास ठेला लगाना असंवैधानिक है। सोचो जरा, पता चला कहीं भी व्यापार करने का अधिकार हो तो पता चला एक ठेला वाला सदन के अंदर घुस जाएगा, कहेगा भाई बस मैं यही व्यापार करूंगा, कि एक साथ हजारों कस्टमर मिलेंगे। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? न्यायपालिका और संसद भवन के आसपास फेरी लगाने का अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, यदि सड़क की चौड़ाई कम है तो फेरी लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे परिवहन में बाधा पहुंचती है और ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। यह कहा कोर्ट ने। ध्यान देना इस बात को, कितना बेहतरीन बात। लेकिन सड़क की चौड़ाई ज्यादा है तो फेरी लगाना संवैधानिक है। यह मुद्दा। फिर एक प्रश्न, कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां कुछ लोग मांस का व्यापार कर रहे थे। मांस का व्यापार, सरकार ने उस क्षेत्र में मांस के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है और यह कहा गया कि मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना एक तरह से आजीविका को छीनना है। अनुच्छेद 19 का 1(6) व्यापार और कारोबार करने का अधिकार देता है और कुछ लोगों का कारोबार तो मांस का कारोबार है। इस पर प्रतिबंध लगाना इसका उल्लंघन है। जैसे ऋषिकेश, उत्तराखंड का एक प्लेस है ऋषिकेश में मांस के व्यापार पर प्रतिबंध है, एक विशेष प्लेस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस विशेष स्थान पर मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान देना इस बात को, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और वहां जिन लोगों का आगमन होता है धार्मिक पर्यटक आते हैं और धार्मिक पर्यटक शाकाहारी होते हैं। उस पर्यटन के बल पर उस क्षेत्र का विकास होता है। इसलिए मांस पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक है। कोर्ट ने यह कहा, ध्यान दें इस बात को, कोर्ट ने यह कहा कि आप व्यापार करो लेकिन दूसरे के धार्मिक भावनाओं को सम्मान देना जरूरी है। इस महाराष्ट्र में जैन मंदिर में जैनियों का उत्सव होना था, लेकिन जैन मंदिर के सामने मांस का बाजार था। जैनियों ने मांग की कि एक हफ्ता इस बाजार को बंद कर दिया जाए। सरकार ने उस बाजार को बंद कर दिया। यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का कदम बिल्कुल जायज है। इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि जैन समाज अहिंसक समाज होता है और जैनियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान देते हुए जैन मंदिर के आसपास मांस का व्यापार करना गलत है। इस कोर्ट ने यह कहा कि यदि क्योंकि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और धर्म के लोग उस व्यापार को धार्मिक दृष्टिकोण से गलत मानते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाना उचित है। जैसे मस्जिद के चारों तरफ यह कहा जाता है पोर्क, सुअर के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध
संवैधानिक है। मंदिर के पास बीफ के व्यापार पर प्रतिबंध संवैधानिक है, और जैन मंदिर के पास मांस के व्यापार पर प्रतिबंध संवैधानिक है। कोर्ट ने यही कहा, हमेशा जान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न, हमेशा जब हम व्यापार करते हैं तो विज्ञापन भी करते हैं, लेकिन विज्ञापन करते समय यह बात हमेशा याद रखनी है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान दो, न तो किसी पर अत्याचार होना चाहिए। इसे देखा जाए 19 के 1 की 6 के तहत जो अधिकार मिला हुआ है यह एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। थैंक यू। इस सबको बात समझ में आ गई होगी। अब हमारी क्लास होगी मंडे को। क्लास जब होगी मंडे को होगी, तत्पश्चात हम लोग मंडे के टॉपिक को खत्म करने के बाद आएंगे आर्टिकल 21 पर। गर्मा में जीवन की बात करेंगे हम लोग।